पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए पहाड़ की खबरों की शुरुआत करेंगे हम रुद्रप्रयाग की इस खबर के साथ, जहां बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से केदारनाथ हाईवे डोलिया देवी फाटा के पास बंद हो गया है। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई है, जिसे खोलने का काम जारी है। वहीं हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय मौसम पहाड़ पर इस समय खराब हो चुका है और देखिए, अगर आप भी कहीं छुट्टियां बिताने के लिए निकलने की सोच रहे हैं तो पहाड़ का रुख ना करिए, क्योंकि प्रचंड बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। पहाड़ी से पत्थर बोल्डर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों आपने देखा कि नुकसान जनहानि का भी हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और ऐसे में एक बार फिर से खबर रुद्रप्रयाग से। कोटद्वार से खबर, जहां पर कोटद्वार समेत आसपास के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते मालन नदी उफान पर आ गई है। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कोटद्वार भावर क्षेत्र का एक बार फिर से बाजार से सीधा संपर्क कट गया है। पिछले साल नदी में आई बाढ़ के चलते नदी पर बना पुल धराशायी हो गया था, जिसके बाद से ही भावर क्षेत्र की बड़ी आबादी को आने जाने में बहुत दिक्कत हुई थी। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से कोटद्वार सिरकुल जाने वाले कर्मचारियों को भी अब नदी पार करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा और घंटों इंतजार करना भी पड़ा है। बागेश्वर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से गोमती सरयू नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों का उफान देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। कपकोट और गरुड़ में भी मूसलाधार बारिश होने से बरसाती नाले उफान पर हैं। अब आपको बताते हैं, लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों पर लोगों के लिए बारिश आफत बन गई है। हरिद्वार में बारिश के बाद शहर के ज़्यादातर इलाकों में पानी जमा हो गया है और अंडरपास में पानी भरा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई नज़र आ रही हैं। बारिश के बाद जमा हुए पानी में गाड़ियां रुक गई हैं। पानी से रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में आज भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 4 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश रहेगी। केदारनाथ धाम में इस बार फिर से एवलांच आया है। केदार मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बर्फ का सफेद गुब्बार दिखाई दिया है। जानकारी के मुताबिक ये एवलांच गिरने का वीडियो है और इस तरह के एवलांच अक्सर गिरते हुए देखे जा रहे हैं। उधर नैनीताल में बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। बलिया नाला, चाइन पिक, टिफिन टॉप की पहाड़ी से खतरा बना हुआ है। हालांकि बलिया नाले में निर्माण कार्य शुरू जरूर किया गया है, लेकिन उस पर भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बताएं कि शहर में आवागढ़ के साथ ठंडी सड़क और दूसरे स्थानों पर भी बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा है। रविवार को अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पहला वाकया देहरादून से आया, जहां अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी के पास में गुनियाल गांव में एक नदी वहां से लगती है। वहां पर ये 18 साल के लड़के का शव बरामद किया गया है। नदी में तैरता हुआ ये शव देखा गया है और नदी में तैरने से ही मौत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया है। दूसरी घटना चंपावत जिले के ओखल डूंगा की है, जहां एक 17 साल का लड़का झरने में नहाने गया था और तभी डूब गया।
दोनों शवों को एसडीआरएफ ने काफ़ी मशक्कत के बाद बरामद किया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद से पारित 3 कानून आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदल जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 अपराध जोड़े गए हैं। वहीं आपको बताएं कि नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें 170 नियम कानून तय किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। पौड़ी में सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर पौड़ी जिले के पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नीलकंठ कांवड़ क्षेत्र, जहां पर फोर्स डिप्लॉयमेंट करने की तैयारी की गई है। दरअसल इस बार जिस तरह से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तौर श्रद्धालु पहुंचे, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में भी भारी श्रद्धालु आएंगे और जलाभिषेक करने नीलकंठ पहुंचेंगे। हमारी पार्किंग्स की और लाइटिंग की और रोड्स की और जो हमारे पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ते हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी और उसमें संभवतः कार्रवाई भी हो रही है। और उसी के साथ साथ जो हमारे वहाँ पे ड्यूटीज़ लगती हैं, डिप्लॉयमेंट प्लान रेडी होता है और उसमें हमारी तरफ से जो मांग की जाती है मुख्यालय से मैन पावर की, उसकी भी हम लोगों ने मांग कर ली है। और आइए आपको बताते हैं, हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर हुड़दंग करने वाले और अभद्र सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वालों पर पुलिस ने उनको चेतावनी दी है। हरिद्वार पुलिस की ओर से हर की पैड़ी पर कई चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें गंगा स्नान करती हुई महिलाएं और बच्चों के फोटो वीडियोज लेने और सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर चेताया गया है। आपको बता देते हैं कि कई शरारती तत्व हर की पैड़ी पर सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाते हैं, जिससे परिवार के साथ गंगा स्नान कर रहे कई श्रद्धालुओं को आपत्ति भी होती है। साइन बोर्ड लगाए गए हैं, वो लोगों को बताया गया है कि आप कोई भी रील ना बनाएं। ये धार्मिक प्लेस है, यहाँ पे आस्था के लिए लोग आते हैं और किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाना किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इस साइन बोर्ड का इम्पैक्ट भी आ रहा है, काफ़ी लोग इसको देख के, और जो आप लोगों की सोशल मीडिया में वो साइन बोर्ड कवर किया गया है, उससे लोगों को संदेश भी मिला है। ऋषिकेश में लहरों पर रोमांच का सफर राफ्टिंग 1 जुलाई से बंद हो गई है। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन में मानसून की आहट के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने देखते ही रिवर राफ्टिंग बंद कर दी जाती है। 30 जून तक गंगा में रिवर राफ्टिंग का परमिट दिया जाता है। अब सितंबर में नए सीजन की राफ्टिंग की शुरुआत होगी, तब फिर से राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो यह है कि 30 जून तक परमिट होता है जी। कल तक राफ्टिंग थी, कल क्लोज हो गया, आज से राफ्टिंग बंद है। राफ्टिंग अब सितंबर में खुलेगी, 1 से 15 के बीच में खुलेगी। जल स्तर को देखते हुए 1 से 15 के बीच में। नैनीताल के बेताल घाट दिन दहाड़े गुलदार दिखने से लोग दहशत में आ गए। यहाँ बेताल घाट के सिमल में एक दिन वक्त
दिन के वक्त में आपको बताएं कि गांव के पास लेपर्ड आ गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर गुलदार को वहां से भगाया है। लोगों का कहना है कि कई बार गुलदार गांव में आ रहे हैं और गांव के लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। अल्मोड़ा के सल्ट से खबर, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है और बड़ा हादसा और बड़ा होते होते टल गया है, ये भी आपको बता देते हैं। यहां पर झिमार के पास में रोडवेज की बस खाई में जाने से बाल बाल बच गई है। बड़ा हादसा हो जाता। बस में 34 यात्री सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। रोडवेज की बस सरायखेत से रामनगर आ रही थी, तभी झिमार के पास में बेकाबू हो गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इंच भर की दूरी खाई से बस की। बड़ा जानमाल का नुकसान होता और हादसा टल गया। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए अब भारत को चीन पर निर्भर नहीं रहना होगा। असल में अब भारत की सरजमी से ही चाइना में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जाने का प्लान तैयार हो गया है। देखिए रिपोर्ट। जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो, अब साकार होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इसी साल सितंबर से श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत के दर्शन कराने जा रही है। चाइना के करीब ओल्ड लिपुलेख से विदेशी धरती पर मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से होते हैं। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए नाभिढांग से करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। प्रशासन ने पहले ही 3 किलोमीटर के इस रास्ते को बना लिया है। साथ ही कैलाश के दर्शनों के लिए ओल्ड लिपुलेख में एक व्यू पॉइंट भी तैयार किया जा रहा है। कि ओल्ड लिपू लेक से कैलाश दर्शन यहाँ से भारतीय भूमि से कैलाश दर्शन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें तैयारी कर रहा है। इसमें मेरे साथ भी एक मीटिंग की गई थी और उसमें एक एसओपी डिसाइड हुई है और जल्दी ही वो एसओपी जारी हो जाएगी और उम्मीद है इस बार सितंबर से ओल्ड लिपू लेक से कैलाश दर्शन शुरू हो जाएंगे। चीन से तनावपूर्ण रिश्तों के कारण मानसरोवर यात्रा 2020 से बंद है। दोनों देशों के बीच जिस तरह तल्खी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में भी यात्रा शुरू होने के आसार नहीं है, जिस कारण भारतीय श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मानसरोवर यात्रा के विकल्प में उत्तराखंड सरकार ने आदि कैलाश यात्रा शुरू की है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का मन भोले की धरती के दर्शन के लिए तरसता रहा, लेकिन अब उनके मन की मुराद पूरी होने जा रही है। पार्वती सरोवर के दर्शन करने के साथ ही हम आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम गुंजी से नाभिढांग के पास से हम ओम पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश के दर्शन होने पर जहाँ बॉर्डर इलाके में नया पर्यटन का केंद्र स्थापित होगा, वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती लाल के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी नया धार्मिक केंद्र मिल सकेगा। यही नहीं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस स्थल से भोले के दर्शन होने पर चाइना पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म भी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहीं आपको बताएं कि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा उत्तराखंड से आती हुई, जहां पर आज 1 जुलाई से देखिए आज पूरे देश में काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हो गया है और इसी के मद्देनज़र ये उत्तराखंड में भी आज कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज से 1860 में बनी हुई आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी हुई सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेने जा रहे हैं। न्याय संहिता है वो आज से लागू हो जाएगी और आपके सभी थानों में एफआईआर भी नए सेक्शंस में दर्ज की जाएंगी। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है और जानकारी के साथ। सत्येंद्र बर्थवाल, पुलिस हेडक्वार्टर में इस समय मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। आज 1 जुलाई और आज के दिन से ही काफी कुछ खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में आज नए कानून को लागू किया जा रहा है, क्योंकि रात को 12 बजे से ये कानून लागू हो गया था और जिसको लेकर अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और यहाँ पे इस पूरे जो कानून है और जो उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐप तैयार किया है IO ऐप, इस ऐप का आज अभी शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी पहुंचे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं पुलिस के जो कर्मचारी है उनको। जी शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मंगलौर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी लगातार जनसंपर्क कर रही है। वहीं बीजेपी ने मंगलौर परिवर्तन युवा सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी का दावा है कि इस बार मंगलौर सीट बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। उपचुनाव बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है जीतकर। अब की बार इस क्षेत्र की जनता ने ये मन बना लिया है, जो पिछले 30, 35, 40 सालों से कभी हाजी जी कभी हाजी जी, अब की बार करतार सिंह बढ़ाना यहाँ के हमारे विधायक होंगे। ये मन जो यहाँ की जनता बना चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज चमोली के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। इस दौरान करण महाराज ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को भगोड़ा प्रत्याशी कहा। करण महाराज ने कहा है कि उनके भागने के संकेत कांग्रेस को पहले ही मिल चुके थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भाग नहीं लिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजेंद्र सिंह भंडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज उनको अपनी आइडियोलॉजी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, एक भगौड़े को उन्होंने टिकट दिया है। सही और गलत का ये चुनाव है, इसलिए भी जरूरी है और मैं खुश हूं कि कांग्रेस के सारे नेतृत्व आज इस सीट पे काम कर रहा है और सब एकता के साथ काम करे। मुझे लगता है परिणाम सुखद होगा। इस उपचुनाव को जीतने जा रही है, इसलिए कांग्रेस के या अन्य लोग घबरा करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, अगर नैनीताल में झील ही ना हो तो क्या होगा? ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों से नैनीताल की झील गहराई लगातार इसकी कम होती जा रही है, जो चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में निर्माण का ये मलबा बारिश में झील में जाने लगा है। तेज बारिश के दौरान नैनी झील मिट्टी और गाद से भर रही है, तो झील की गहराई भी तेजी से कम हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों को झील बचाने की चिंता होने लगी है। में भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि निर्माण से जो मलबा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसे उन नाले, जो यहाँ पर नाले हैं 79 किलोमीटर लेंथ ऑफ ड्रेन्स जो 1880 के बाद बने थे, उन ड्रेन्स के बगल में वो रख देते हैं। यही और झील यहाँ की लाइफलाइन है। अगर झील ही नहीं रही तो यहाँ कौन आएगा? कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। नैनीताल झील की गहराई पहले 27 मीटर तक थी, लेकिन 2020 में झील की सबसे ज्यादा गहराई 24 मीटर ही रह गई है और 9 जगहों पर तो नदी की गहराई सिर्फ 13 मीटर तक रह गई है। किनारों में तो ये कम होते जा रहा है। तो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया था और जो मलबा है उसमें रोलर चलाकर उसको समतलीकरण भी किया था। अगर कोई इस तरह का इशू मलबे का नाले में जाने का आ रहा है तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे, उसको समाधान करवाएंगे। बहरहाल नैनीताल की इसी झील से पर्यटन का अस्तित्व भी है और जिस तेजी से झील में मिट्टी गाद भर रही है वो चिंता का सबब है, क्योंकि अगर झील ही नहीं रही तो नैनीताल का क्या होगा? क्योंकि पर्यटक इस सुंदर झील का दीदार करने दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर पौड़ी से, जहां पर एक महिला ने 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को मथुरा से गिरफ्तार किया है। शातिर ठग ने महिला को दोगुना लोन
सस्ती ब्याज दर पर देने के बहाने महिला से 11 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने आरोपी हारून को मथुरा से गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है। महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। रुद्रप्रयाग में कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के दर्शन के लिए लगाए गए टैक्स का विरोध शुरू हो गया है। वन विभाग के टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के बॉर्डर पर स्थित है। सालों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना दोनों जिलों के करीब 360 गांव के लोग करते आए हैं, जो भगवान कार्तिकेय को अपना कुल देवता भी मानते हैं। क्रोच पर्वत पर स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जहां अब वन विभाग ने एक बैरियर लगा दिया है और मंदिर तक पहुंचने के लिए वन क्षेत्र में शुल्क भी निर्धारित कर दिया है, जिसमें रुद्रप्रयाग और चमोली के पोखरी विकासखंड के लोगों के लिए 10 रुपए, अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए 50 और विदेशी यात्रियों पर 100 रुपए का शुल्क लगाया गया है, जिससे अब स्थानीय लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। श्री कार्तिक मंदिर में वन विभाग द्वारा जो इको टूरिस्ट के नाम पर 10 रुपया जनपद वासियों से अवैध वसूली की जा रही है, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। उधर वन विभाग ने तर्क दिया है कि शुल्क से विकास कार्य किए जाएंगे, तो मंदिर समिति का कहना है कि अगर 1 महीने में धरातल पर विकास कार्य नहीं दिखे तो विरोध किया जाएगा। अभी 1 माह से ज्यादा समय इनको दे रहा हूँ और नहीं तो हम 1 अगस्त से इनके गेट पर जो इन्होंने वहाँ पर लगा रखा है वहाँ पर बैठेंगे, इनका विरोध करेंगे और इनको किसी भी कीमत पर 1 रुपया भी वसूल करने नहीं देंगे। और रुद्रप्रयाग जनपद और पोखरी ब्लॉक चमोली के जो लोग हैं उनके लिए 10 रुपए का शुल्क और बाहरी लोगों के लिए 50 रुपए का एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है। इस शुल्क का इस्तेमाल जो है यहाँ पे हम जो यात्रा व्यवस्था के लिए जो भी अवस्थापना विकास और जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए किया जाएगा। यदि वन विभाग वसूले गए शुल्क से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा मुहैया कराता है तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विकास काम नहीं होने पर आमना सामना होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय में जन समस्याएं भी सुनी हैं और अपने ऑफिस स्टाफ को निर्देश भी दिए हैं। जन समस्या या फिर शिकायत जिस विभाग से संबंधित है जल्द ही संबंधित विभाग को भेजी जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। इस पर फीडबैक लिया जाए। इसके साथ ही सीएम ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। सभी डीएम कम से कम 1 घंटा जनता की समस्याओं को सुने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे सभी दायित्वधारियों से अपने आवास पर मुलाकात भी की है। दायित्व बांटने के बाद ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी दायित्वधारियों से मुलाकात की है। इसमें सीएम ने सभी से विकास कार्यों की जानकारी ली और दायित्वधारियों से सरकार, संगठन और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाने की अपील की। दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हैट्रिक बनाने में कामयाब रही। हमें कैसे काम करना चाहिए और किस प्रकार से हमारी अपने विभाग में या सरकार के काम में सहयोग हो सकता है, उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा
सरकार और संगठन में भी हमारी क्या भूमिका रह सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और ये भी हमसे अपेक्षा की है कि हम जहां अपने विभागीय कार्य में सहयोग करें, वहीं पर सरकार के जो कार्य हैं उनको भी जनता के तक ले जाएं। सभी कार्यकर्ताओं ने, दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया, धन्यवाद किया है कि उनके नेतृत्व में 5 कमल से उत्तराखंड से गए हैं। इसी प्रकार से जो सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दायित्वधारियों की भूमिकाएं हैं, वो और अधिक सारगर्भित तरीके से आगे बढ़ें और क्षेत्रों में जाएं, लोगों की जन समस्याओं को सॉल्व करने में सहयोगी की भूमिका में रहें। हमारे जितने भी दायित्वधारी हैं उनका संगठन और सरकार के साथ समन्वय किस प्रकार बना हुआ है और आगे और समन्वय जनता के बीच में हमारे दायित्वधारी हैं और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएं, उन योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग को मिले। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।